नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे वीडियोस को पाने के लिए करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ घातक गोली नॉवल का पार्ट 9। इसके बाकी के 8 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं घातक गोली नॉवल का पार्ट 9। रिवॉल्वर को भूल जाओ। समझ लो तुम्हारा उस रोज वाला न्योता मैंने आज कबूल किया। समझ लो ट्रेलर पसंद आने के बाद मैं पूरी फिल्म एंजॉय करने के लिए यहाँ आई। समझ लो मैं ये तजुर्बा करने आई कि तुम एक ही बार में सब कुछ लूट भी सकते हो या नहीं, और इसलिए आई ताकि मेरे जैसे नतीजे के पल्ले कुछ पड़ सके। अरे भूल भी जाओ बीती बातें, खुद तो तुम सब याद रखे हो। समझ लो मैं भूल गई। अब मेरी जुबान काली नहीं लग रही। फिर शुरू हो गए। मुझे लगता है तुम बातों के ही महारथी हो, जुबान ही चलाना जानते हो। चलाना तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ये भी बातों में एक बात ही है। मैं पलंग के करीब पहुंचा और उसके पहलू में ढेर हो गया। वो लता की तरह मेरे से लिपट गई। डार्लिंग डार्लिंग, वो गर्म सांसों से मेरा चेहरा दहकाती हुई बोली। अब कोई ऐसी बात कहो जो मेरे तरसे हुए कानों में रस घोल दे। अभी मैं बोला हाँ। वो आतुर भाव से बोली, पहले हाँ। किसने कहा हार मेरे पास था? ठोकू ने। वो तड़प कर मेरे से अलग हुई। यू सन ऑफ बिच। मैंने उसकी बात पूरी की। ओरिजिनल। अब सवाल दो मेरे जवाब का। शशांक ने दिया ये आइडिया कि हार मेरे पास था। हाँ। उसे कैसे सूझा? पता नहीं। अंदाजा लगाया? तुक्का मारा? हो सकता है। उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा? हाँ। क्यों? उसका ख्याल था कि मैं ये काम ज्यादा आसानी से कर सकती थी, या इसलिए क्योंकि उस जैसा मर्द औरत को आगे करके ही उसकी ओट से ही अपना खेल खेलता है। वो खामोश रही। उसने तुम्हें यहाँ भेजा और तुम चली आई। क्या मतलब? रिवॉल्वर लेकर किसी पर चढ़ दौड़ने वाली किस्म की औरत तुम लगती नहीं हो मुझे। तुम्हारा हथियार जुदा है, तुम्हारी फील्ड जुदा है। हर खूबसूरत औरत की तरह तुम्हारी जीत तुम्हारी हार में है। रिवॉल्वर साथ लेकर कोई हारने के लिए नहीं आता, जीतने और सिर्फ जीतने के लिए आता है। यूँ आने के पीछे कोई खास वजह होनी चाहिए। खास वजह? कोई लालच, कोई सौदा, कोई हासिल। अब बोलो क्या बात थी जो तुम्हें यहाँ लाई? मैं इस बाबत कोई बात नहीं करना चाहती। इतना तो जानती हो कि कल मैं उससे मिलने गया था। मेरे से मुलाकात का जिक्र तो उसने ज़रूर किया होगा। उसने उत्तर ना दिया। ये भी कोई छुपा कर रखने लायक बात है? किया था, वो तनिक हिचकिचाती हुई बोली। और परसों रात की अब्बा में मुलाकात से बात की रिपोर्ट जारी करने का भी हुक्म नादिर किया होगा। हुक्म वाली कोई बात नहीं, यूं ही पूछ रहा था। मैंने बोल दिया था कि मैंने तुम्हारे घर तक लिफ्ट दी थी और उसके बाद मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी। आज सौदेबाजी क्या हुई? उसके कहने पर यहाँ आने की एवज में वो तुम्हारी कौन सी खिदमत करने वाला था? फिर वहीं पहुँच गए। लगता है मुझे ही तुम्हें जुबान देनी पड़ेगी। क्या मतलब? उसके पास तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ है जिसको हासिल करने के लिए कत्ल के अलावा तुम कुछ भी कर सकती हो। कत्ल क्यों नहीं? क्योंकि अगर तुम कत्ल कर सकती होती तो वो तुमने उसी का कत्ल कर डाला होता अपनी उस चीज़ को हासिल करने के लिए। उसकी आज की खिदमत के बदले में उसने तुम्हें वो चीज़ लौटा देने की पेशकश की थी। अब कहो कि मैं झूठ कह रहा हूँ। सच भी कह रहे हो तो क्या? तुम तो ज़रूर अब ये भी कहोगे कि तुम्हें मालूम है कि वो चीज़ क्या है। मैडम, आई एम सुधीर कोहली, दी ओनली वन। क्या मतलब हुआ ये डींग हाँकने का? मुझे न सिर्फ ये मालूम है कि वो चीज़ क्या है, बल्कि ये भी मालूम है कि वो चीज़ अब उसके पास नहीं है। उस चीज़ के हवाले से वो तुम्हें उल्लू बना रहा है, झूठ बोलकर अपना मतलब हल करने की कोशिश कर रहा है। तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो चीज़ उसके पास नहीं है? क्योंकि कोई एक चीज़ दो जनों के पास नहीं हो सकती। जब वो चीज़ मेरे पास है तो उसके पास कैसे होगी? तुम्हारे पास है वो चीज़? चीज़ है, गिनती में 5। 1 2 3 4 5। उसके मुंह से सिसकारी निकली। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। चिट्ठियाँ, वो फुसफुसाती सी बोली। तुम्हारे पास है? हाँ। पढ़ी? एक पढ़ी, नमूने के तौर पर। तकरीबन बातें याद हैं, सुनाओ? नहीं। कमाल है, अभी जो काम करने को तैयार थी उसका जिक्र सुनने को तैयार नहीं। कैसे दे दी उसने चिट्ठियाँ तुम्हें? आसानी से तो नहीं दे दी, बाकायदा झटकनी पड़ी। बहरहाल वो किस्सा फिर कभी। बहरहाल उन चिट्ठियों का अब मेरे पास होना तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, वो कैसे? वो चिट्ठियाँ अभी तुम्हें वापस हासिल हो सकती हैं। फिर तो ये वाकई गुड न्यूज़ है। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। लाओ दो। मैंने कहा वो चिट्ठियाँ तुम्हें हासिल हो सकती हैं। ओह, तो यहाँ भी कोई पुछल्ला है, तुम्हारी भी कोई शर्त है? ये भी कोई कहने की बात है? तुम क्या चाहते हो?
खास कुछ नहीं। वो तो जाहिर है, खास कुछ की पेशकश तो तुम्हें कबूल ही नहीं हुई, उल्टे बेइज्जत किया, खिल्ली उड़ाई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। फ़ोन चंडीगढ़ से था, मेरे पुलिस के महकमे वाले कांटेक्ट का। उसने मोनिका आनंद की फुल रिपोर्ट टेलीफोन पर जारी की। इतने कम वक्त में भी जानने लायक हर बात उसने मुझे बताई। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके संबंध विच्छेद कर दिया और वापस सोनाली की तरफ घूमा, जो अब पलंग से नीचे टांगे लटकाए बैठी हुई थी। किसका फ़ोन था? वो उत्सुक भाव से बोली। श्रीदेवी का। मैं बोला, मुंबई बुला रही है, कह रही थी उड़ के चले आओ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, तुम्हारी वजह से। ओ शट अप, वो मुंह बिगाड़ कर बोली। अब साफ बोलो, क्या चाहते हो उन चिट्ठियों की एवज में? मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ और अपलक उसे देखने लगा। क्या है? वो विचलित भाव से बोली। कबूल करो। फिर मैं धीरे से बोला, अपनी जुबानी कबूल करो कि शरद जिंदा है। उसके मुंह से तीखी सिसकारी निकली। और ये बताओ कि उसे कहाँ छुपा के रखा गया है? वो मर चुका है। नहीं मर चुका, जिंदा है वो। तुम्हें ये बात मालूम है, इसलिए तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ है। सोनाली चौहान, शरद की बाबत सच बोलो तो चिट्ठियाँ तुम्हारी, वरना क्या? वरना महासिंह की, जिसकी की रईस विधवा बनने के सपने तुम देख रही हो। ओ नो। या फिर पुलिस की, जो कि कोई बड़ी बात नहीं कि असली षड्यंत्रकारियों के साथ साथ तुम्हें भी गिरफ्तार कर ले। मुझे क्यों? षड्यंत्र में शरीक होने के इल्जाम में, उसमें बराबर की हिस्सेदारी के इल्जाम में। मेरा किसी षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं। तो फिर शरद की बाबत खामोशी किस लिए? उसने उत्तर ना दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। शरद भले ही तुम्हारी अपनी औलाद नहीं था, लेकिन वो उस हाउस होल्ड में स्थापित था जिसका कि तुम भी एक हिस्सा हो। इतना संवेदनहीन तो कोई गैर की मौत पर भी नहीं हो सकता कि सुबह मौत की खबर मिले और शाम को सौतेली माँ सज धज कर यार के साथ रंगरेलियां मनाने अब्बा की रंगीनियों में जा डूबे। गुरुवार को तुम्हारे दिखावे के लिए भी एक जवान मौत से गमजदा ना होना भी इस बात का सबूत है कि कोई जवान मौत हुई ही नहीं थी। उसने फिर बेचैनी से पहलू बदला। कहने का मतलब यह है कि शरद की बाबत खामोशी बेमानी है। उसकी बाबत सच बोलने से मेरे ऊपर कोई आंच तो नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये कहानी अब खत्म है। जिनकी वजह से तुम पर कोई आंच आ सकती है, 24 घंटे के भीतर भीतर वो सब तिहाड़ में बंद होंगे। तब तक के लिए मैं गारंटी करता हूँ कि तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम ऐसी सुरक्षित जगह पर ऐसे सुरक्षित हाथों में होगी कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। अब बोलो, क्या कहती हो? वो एस्टेट में ही है। शरद? हाँ, और कौन? उसी की बाबत तो पूछ रहे हो? कब से है वो वहाँ? पहले चिट्ठियाँ लौटाओ, मिल जाएंगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जिस रात वो तुम लोगों के साथ सफ़र पर रवाना हुआ था, उसके अगले रोज़ प्रभात से ही। सफ़र पर तो बुधवार 30 अक्टूबर की रात को रवाना हुआ था, यानी कि गुरुवार सुबह सवेरे वो एस्टेट में वापस पहुंच भी चुका था। हाँ, ये बात तुम्हें कब से मालूम है? तभी से। कैसे मालूम है? हेलीकॉप्टर वापस लौटा था, उसकी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। वो हेलीकॉप्टर द्वारा एस्टेट में लाया गया था? हाँ। कौन लाया था? मेरा मतलब है उसके साथ कौन था? उसको संभालने वाला, उसको काबू में रखने वाला, उसके साथ कौन था? बख्तावर। अब चौंकने की मेरी बारी थी। क्या? जो कि वो बोली, शरद को भीतर पहुंचाकर हेलीकॉप्टर के साथ वापस लौट गया था। ओह, तो ये किस्सा है। अब बख्तावर कहाँ है? कहाँ है क्या मतलब? गुरुवार सुबह सैलून लौटा लाने का इंतजाम करने के लिए मैं और डॉक्टर अटल उसे ग्वालियर छोड़कर आए थे। वो कल शाम से एस्टेट में है, यानी कि लौट आया। जाहिर है, वो नहीं तो क्या उसका भूत। वेरी स्टूपिड ऑफ मी, सॉरी। बहरहाल गुरुवार सुबह से शरद एस्टेट में है। मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। उस रोज भी वो मुझे इत्तेफाक से ही दिखाई दे गया था, क्योंकि हेलीकॉप्टर की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। लेकिन जब वो लाया एस्टेट में गया था तो वहीं तो होगा, भला चंगा, सही सलामत। जाहिर है, वरना वहाँ क्यों लाया जाता? एस्टेट में कहाँ होगा वो? क्या पता कहाँ होगा। इतनी बड़ी एस्टेट है, कहीं भी हो सकता है। कोई अंदाज़ा? उसने इंकार में सिर हिलाया और फिर बोली, अब वो चिट्ठियाँ यहाँ नहीं हैं। यहाँ नहीं हैं? उसके माथे पर बल पड़े। वो अप्रसन्न भाव से बोली, तो कहाँ है? सेफ डिपॉजिट में, प्रीमियर वॉल्ट कंपनी के सेफ डिपॉजिट में, जो कि करोल बाग में है। करोल बाग में? यानी कि तुमने मुझे उल्लू बनाया, झूठ बोला कि वो मुझे अभी वापस हासिल हो सकती थी। मैं खामखा झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो वॉल्ट रात को भी खुलता है, 24 घंटे खुला रहता है। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। तुम्हें नहीं मालूम? मुझे? वो हड़बड़ाई। मुझे कैसे मालूम होगा? मैंने तो बैंक के ऐसे किसी वॉल्ट का कभी जिक्र तक नहीं सुना जो कि रात को भी खुलता है। वो प्राइवेट वॉल्ट है। मैं तो ये भी तुम्हारी जुबानी ही सुन रही हूँ कि वॉल्ट प्राइवेट भी होते हैं। तुम? वो संदिग्ध भाव से मुझे घूरती हुई बोली।
लगता है अभी भी मुझे उल्लू ही बना रहे हो। हरगिज़ नहीं, तुम मुझे अभी वहाँ लेके चल सकते हो? बिल्कुल, और मैंने तुम्हें बताया किस लिए कि वो वॉल्ट रात को भी खुलता है। गुड, फिर देर किस बात की, चल के चुको। ज़रूर, अभी मैं ज़रा चाबी लेके आता हूँ। उसने कहाँ से चाबी लेकर आता हूँ पूछने से पहले मैं बेडरूम से निकला। मैंने बीच का दरवाज़ा अपने पीछे भिड़का दिया और दबे पांव बैठक को पार करके फ्लैट से बाहर निकल गया। लपकता हुआ मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। अपने मकान मालिक ओक साहब के फ्लैट से मैंने यादव के घर का फ़ोन नंबर मिलाया। गनीमत थी कि वो घर पहुंच चुका था। जल्दी जल्दी मैंने उसे अपनी बात समझाई और बताया कि उसको कहाँ पहुंचना था। उसने मेरे से पहले प्रस्तावित स्थान पर पहुंचने का आश्वासन मुझे दिया। मैं वापस अपने फ्लैट में पहुंचा तो मैंने पाया कि सोनाली ने अपने कपड़े और बाल व्यवस्थित कर लिए थे और मेकअप सुधार लिया था। चलें, मैं बोला। मर्जी है तुम्हारी, वो इटलाकर बोली। मर्जी तो तुम्हारी ही है क्योंकि तुम्हें चिट्ठियाँ कब्जाने की जल्दी है। सोचा शायद तुम्हें ज़्यादा जल्दी हो। किस बात की? मुझे कब्जाने की। मैं हंसा, खामखा हंसा। वैसे मैंने सच कहा था, वो बोली। क्या? तुम मुझे पसंद आए थे। लेकिन मेरी काली जुबान ने मैं फिर खामखा हंसा। सब सत्यानाश कर दिया था। सब नहीं, यानी कि अभी भी गुंजाइश है। हाँ, बहुत। क्या पतंगबाज औरत थी साली, ढील दे दे के खींचती थी, खींच खींच के ढील देती थी। पहले वॉल्ट से चिट्ठियाँ निकाल लाए वरना तुम्हें देर हो जाएगी। देर हो जाएगी? वो उलझनपूर्ण भाव से बोला। भाई, घर भी तो लौटना होगा तुमने। कोई जल्दी नहीं। उस दिन तो थी जल्दी। कोई ज़रूरी नहीं। क्या? मैं हैरानी से बोला। घर लौटना ज़रूरी नहीं? हाँ, सच कह रही हो? बिल्कुल। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो रात अपनी है। बस ज़रा करोल बाग जाके लौट आए। उसके बाद मैंने अपनी एक आंख दबाई। तुम जानो या मैं जानूं, ठीक है। हम फ्लैट से निकले और नीचे सड़क पर पहुंचकर मेरी कार में सवार हुए। तत्काल मैंने कार आगे बढ़ा दी। वो रिवॉल्वर एकाएक वो बोली, शशांक की, जो मैं साथ लाई थी, वो तो पीछे ही रह गई। तो क्या हुआ? मैं आवाज़ में जबरन रस घोलता हुआ बोला। वापिस हमने यहीं तो लौटना है, सुबह लेती जाना। सुबह? और क्या आधी रात को उठकर चली जाओगी? उसने इंकार में सिर हिलाया और बड़ी रंगीन हंसी हंसी। हम करोल बाग पहुंचे। प्रीमियर वॉल्ट कंपनी मैंने किसी से पूछे बिना ही तलाश कर ली। कार को मैंने उसके सामने रोका और उसमें से बाहर निकला। मैं यहाँ कार में ही बैठती हूँ, वो बोली। साथ चलो, मैंने इसरार किया। क्या फ़ायदा? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं, अलबत्ता तुम्हें है। क्या? इत्मीनान रहेगा कि मैं खिसक नहीं गया। कार छोड़कर? कार ने कहाँ जाना है, मिल जाएगी। खिसकोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, फिर पहलू सारी रात फकीर की झोली की तरह खाली होगी। ओह नहीं नहीं, ये नुकसान मुझे कबूल नहीं। अब तो मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हें अपनी निगाहों से ओझल नहीं देने वाला। अब तो ज़रूर ही साथ चलो। इटलाती बलखाती वो कार से बाहर निकली और यूं मेरे कंधे पर ढेर होकर मेरे साथ भीतर को चली कि जैसे सहारे बिना एक कदम ना उठा सकती हो और जैसे मंजिल सुहाग सैया हो। इमारत का प्रवेश द्वार धकेलकर हमने भीतर एक प्रकाशमान हॉल में कदम रखा। रात के उस वक्त भी हॉल में काफ़ी लोग मौजूद थे। लगता था उस वॉल्ट का कारोबार रात को ही ज़्यादा चलता था। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि अधिकतर लोग वॉल्ट के ग्राहक नहीं, इंस्पेक्टर यादव के साथ वहां पहुंचे पुलिस वाले थे। इतने बावर्दी पुलिसियों को वहां मौजूद पाकर सोनाली के नेत्र फैले। तत्काल उसने मेरे कंधे का सहारा छोड़ा और घूमकर वापस जाने को लपकी। मैंने उसकी बाँह थामकर उसे वापस खींच लिया। बिफर कर उसने अपने खाली हाथ का पंजा बनाकर मेरी आंखें नोचने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। बड़ी सहूलियत से मैंने उसकी दूसरी बाँह भी दबोच ली। कमीने, वो बेबसी से बोली। कमीने, हाथ पांव झटकने बंद कर, मैं क्रूर भाव से बोला, वरना मैं सच में कमीनगी पर उतर आऊंगा। जैसे पहले से नहीं उतरा हुआ? नहीं उतरा हुआ। मेरे जैसे मर्द की कमीनगी ना तेरे से देखी जाएगी ना झेली जाएगी, यकीन कर मेरा। उसकी आंखें नफरत से जल उठी। तभी एक मोटी सी हवलदारिन वहां पहुंची और उसने सोनाली को अपने अधिकार में ले लिया। तब इंस्पेक्टर यादव सामने आया। आप सोनाली चौहान हैं? वो नम्र स्वर में बोला। आपको एक कत्ल के केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, और वहां से स्वर में बोली। ऐसा किसी ने कहा भी नहीं। मेरा मतलब है फिलहाल आप लोग मुझे हिरासत में नहीं ले सकते। आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जानते हैं, अभी मैंने आपको नाम लेकर पुकारा था, सोनाली चौहान। शायद आपने सुना नहीं। चौहान साहब आप सबको ठीक कर देंगे। हम ठीक हो जाएंगे, खासतौर से इस कमीने कुत्ते को। आप गवाहों के सामने कोहली को ऐसी गालियां देंगी तो आप पर एक चार्ज और लग जाएगा। आप कहाँ ले जाएंगे मुझे? पुलिस हेडक्वार्टर। मुझे कब तक वहाँ रहना होगा? ये तो आपकी मर्जी पर मुनहसर है। अपना सीधा सच्चा बयान आप जल्दी दर्ज करा देंगी तो जल्दी घर चली जाएंगी। देर लगाएंगी तो। अदब ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। चौहान साहब मेरे लिए बड़े से बड़ा वकील करेंगे। ज़रूर करेंगे।
मैं बोला, लेकिन कब? जब उन्हें पता लगेगा कि तुम पुलिस की हिरासत में हो। ऐसा तो होते होते ही होगा, क्योंकि सवेरा तो मेरी बाहों में करने का प्रोग्राम था तुम्हारा। शट योर फिल्दी माउथ यू बास्टर्ड। सवेरे वाली क्या बात है? यादव बोला। आज की रात घर से गैर हाजिर रहने के मामले में इसे कोई अभेदान मिला मालूम होता है। खुद अपनी जुबानी कबूल कर चुकी है कि आज की रात इसका घर लौटना जरूरी नहीं। ऐसा? यादव सोनाली की ओर देखता हुआ बोला। सोनाली परे देखने लगी। यादव ने मेरी बाह पकड़ी और मुझे हॉल के एक तन्हा कोने में ले आया। अब तुम बोलो, वो सख्ती से बोला। मैंने बोला, सब कुछ बोला, जो भी बोला जो कल नहीं बोलना चाहता था। यादव बोला, तो ये तस्दीक शुदा बात है कि जो हार तुम्हारे पास है वो नकली है? हाँ। असली यहाँ है, शशांक मेहता नाम के इस औरत के बॉयफ्रेंड के लॉकर में। हाँ, तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया। शशांक को हालात की खबर लग गई तो वो रात के किसी भी वक्त हार को यहाँ से निकाल ले जाने के लिए पहुंच जाएगा। ऐसा ना हो पाए इसका इंतजाम करके ही तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। उसने सहमति में सिर हिलाया। वैसे ज्यादा मुफीद उसका हार के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाना होगा। देखेंगे। अब तुम्हारी क्या मर्जी है? मेरी मर्जी तुम बोलो। कल सुबह 8 बजे, ठीक 8 बजे पुलिस हेडक्वार्टर मेरे पास पहुंच जाना। वहां से हम सब इकट्ठे सक्तावत एस्टेट चलेंगे। सब कौन? दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, तुम, ये औरत, इसका बॉयफ्रेंड पकड़ाई में आ गया तो वो भी। ठीक है। यादव सोनाली और अपने दलबल के साथ वहां से रुखसत हो गया तो मैंने घर की जगह अब्बा का रुख किया, हराम की विस्की पीने के लिए। अलेक्जेंडर उस रोज भी वहां मौजूद था। जरूर अब वो मेरे जैसे लोगों को इधर कम आता है बोलने की जगह इधर से कम जाता है बोलता होगा। हेलो बॉस, मैं बोला। हेलो, वो बोला। क्या प्रोग्रेस है? अब ये नहीं बोलने का है कि अभी तो 48 घंटे ही गुजरे हैं, जबकि मैं तेरे को 1 वीक का टाइम दिया। नहीं बोलने का है, यानी कि प्रोग्रेस है। हाँ। क्या? बॉस तुम्हारे को वो हार मांगता है जो बुधवार को उस छोकरे के पास। ओके? अभी भी पूछता है, तेरे को नहीं मालूम? मालूम। हार तुम्हें कल मिल जाएगा। ऐसा? कल 12 बजे मेरे घर से ले जाना। कल किस वास्ते? क्योंकि कल अच्छा दिन है। तेरे घर से किस लिए? क्योंकि इसी बहाने चीटी के घर भगवान के पांव पड़ जाएंगे। बंडल मारता है, जास्ती बोलता है, पढ़ाएगा, मैं तेरे घर आएगा। तो मेरे को गॉड बोला। गॉड कहीं किसी को डिसअपॉइंट करता है? थैंक यू बॉस, आएगा। सुबह 9 बजे पुलिस की 2 जीपों में सवार हम लोग सक्तावत एस्टेट पहुंचे। एक जीप दिल्ली की पुलिस की थी और उस पर मैं, इंस्पेक्टर यादव, सब इंस्पेक्टर रावत और सिपाही अनंतराम सवार थे। दूसरी जीप हरियाणा पुलिस की थी और उस पर स्थानीय थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर हेतराम, सब इंस्पेक्टर लखनपाल, हवलदार जयसिंह और सोनाली चौहान सवार थे। महासिंह हमें कोठी की विशाल टेरेस पर धूप में बैठा चाय पीता मिला। सुबह की चाय में उसके साथ डॉक्टर अटल को शरीक पाकर मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हुई। इतने पुलिसियों को एक साथ वहां पहुंचा पाकर उनके चेहरों पर शिकन तक न आई। अपनी बीवी को पुलिस के साथ लौटा पाकर महासिंह को कोई हैरानी हुई तो वो कम से कम उसके चेहरे पर से ना झलकी। उसकी निगाह पैन होती हुई एक एक सूरत पर फिरी और फिर बावर्दी इंस्पेक्टर यादव पर आकर टिकी। हेतराम ने बड़े अदब से महासिंह को यादव का परिचय दिया। महासिंह ने भवें उठाकर यादव की तरफ देखा। मैं सीधे मतलब की बात पर आता हूँ, यादव सुस्त स्वर में बोला, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। मतलब की बात? महासिंह बोला। कौन सी मतलब की बात? आपका कथित साहबजादा शरद चौहान जिंदा है और इस घर में मौजूद है। पेश कीजिए उसे। पागल हुए हो? वो तो खुदकुशी कर चुका है। लाश बरामद नहीं हुई है। हो जाएगी। होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो कैसे होगी? इंस्पेक्टर, ये पीढ़ी गवाह है उसकी खुदकुशी का, जो कि उस रात ट्रेन पर उनके साथ था। चश्मदीद नहीं। मैंने तत्काल विरोध किया। मैंने शरद को ट्रेन से बाहर छलांग लगाते नहीं देखा था, लेकिन चलती ट्रेन से वो, हमारे पास भी चश्मदीद गवाह है। यादव बोला। किस बात का? महासिंह बोला। गुरुवार सुबह सवेरे शरद की वापस यहाँ मौजूदगी का। कौन है वो चश्मदीद गवाह? कहाँ है? यादव ने सोनाली की ओर इशारा किया। महासिंह ने उसे घूर कर देखा तो सोनाली का झुका हुआ सिर और झुक गया। ये, यादव ने कागज महासिंह को थमाया। फोटोकॉपी है इनके इकबालिया बयान की, जो ये कहता है कि इन्होंने गुरुवार सुबह सवेरे मुंह अंधेरे शरद को यहाँ देखा था। नॉनसेंस। तब डॉक्टर अटल पहली बार बोला, ये या तो पुलिस की ज्यादती की मिसाल है या जालसाजी की। जालसाजी कैसी? गवाह आपके सामने खड़ा है। जो बात मैडम तहरीरे तौर पर कह सकती हैं उसे ये जुबानी भी दोहरा सकती है। पूछ देखिए। एक खौफजदा औरत क्यों कर पुलिस की मौजूदगी में अपने बयान से फिर पाएगी? इसलिए तो मैंने पुलिस की ज्यादती का भी हवाला दिया। हम सोनाली से पूछ लेंगे कि ये क्या कहती है। महासिंह बड़े रोब से बोला। आप लोग जाइए। खाली हाथ? हमें नहीं पता कैसे, लेकिन हम तुम लोगों की यहाँ मौजूदगी जरूरी नहीं समझते। हम तुम्हें यहाँ टिके रहने नहीं दे सकते।
हल्के लोग पाँव की धूल की तरह होते हैं, जोड़ती है तो सिर पर आकर पड़ती है। और मेरे पास सर्च वारंट है। क्या? वही जो आपने सुना, लेकिन ये धांधली है। जब हम कहते हैं कि शरद खुदकुशी कर चुका है तो आपके कहने से क्या होता है? सुनी सुनाई के अलावा क्या जानते हैं आप? मैं जानता हूँ, डॉक्टर बोला। मैं ट्रेन में था। मेरी तफ्तीश ये कहती है। कुछ नहीं कहती आपकी तफ्तीश। मैं पहली बार बोला, सिवाय इसके कि खुदकुशी स्थापित करने के लिए एक स्टेज सेट की गई थी और मुझे जबरन उसका गवाह बनाने की कोशिश की गई थी। क्या बकते हो? गौर से सुनिए क्या बकता हूँ। रात के 11 बजे तक जो शख्स अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था, जिसके बारे में आपकी गारंटी थी कि वो सुबह से पहले नॉर्मल होने वाला नहीं था, कैसे वो आधी रात के बाद किसी वक्त उठकर बैठ गया और इतना नॉर्मल भी हो गया कि उसने खुदकुशी तस्लीम करने वाली चिट्ठी लिख ली। प्लेट ग्लास वाली खिड़की के ऐसे 16 पेच खोल लिए जो कि जब से वो सैलून बना था शायद तब से दोबारा कभी नहीं खुले थे, और वो भी बिना किसी औजार के, अपने खाली हाथों से। क्या मतलब? उसके बंद केबिन से कोई पेचकस बरामद नहीं हुआ था। वो उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया होगा। आया कहाँ से होगा वो पेचकस उसके पास? क्या यहीं से साथ लेकर चला होगा अपनी खस्ता हालत में? सैलून में भी टूल किट है, पेंट्री में, ना कि शरद वाले केबिन में। पेंट्री में मौजूद टूल किट को अगले रोज मैंने खुद चेक किया था, तब उसमें से कोई टूल गायब नहीं था। उसके तमाम के तमाम छोटे बड़े पेचकस किट में अपने अपने खांचे में मौजूद थे। शरद पेचकस वापस रखाया होगा, महासिंह बोला। जो शख्स हवा की तरह दरवाजे की होल से आ जा सकता हो वो कोई नश्वर प्राणी तो हो नहीं सकता जो कि खुदकुशी जैसी हरकत करता। क्या मतलब? उसके केबिन का दरवाजा बाहर से बंद था और उसकी कथित इकलौती चाबी मेरे पास थी। महासिंह ने जोर से थूक निकली। लेकिन वो चाबी इकलौती चाबी नहीं थी। एक और चाबी यकीनन डॉक्टर अटल के पास या बख्तावर के पास थी, जिससे कि आधी रात के बाद कभी उस केबिन का दरवाजा खोला गया था। पेंट्री से पेचकस लाकर खिड़की के पेच खोले गए थे और शरद को वहां से खिसकाया गया था। दौड़ती ट्रेन में से, डॉक्टर व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। बच्चे ना बहलाए डॉक्टर साहब। जिन बातों पर तबसरा हमारे बीच पहले ही हो चुका है उनमें नई घुंडी पैदा करने की कोशिश करना नादानी है। खुद आप वो शख्स है जिसने मुझे बताया था कि आगरे के पास जमुना पुल पर आजकल मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से हर गाड़ी को डेड स्लो रफ्तार से, आई रिपीट डेड स्लो रफ्तार से उस पर से गुजरना पड़ता था। मेरा दावा है कि रात 2:30-3 बजे के करीब शरद को वहीं ट्रेन पर से उतारा गया था, बेहोशी की हालत में। व्यंग्य का पुट उसके स्वर में तब भी था। आपकी माया अपरंपार है डॉक्टर साहब। जैसे आप आदमजात को इंजेक्शन देकर बेहोश कर सकते हैं, वैसे ही कोई दूसरा इंजेक्शन देकर आप उसे होश में भी ला सकते होंगे। वो खामोश रहा। आप डॉक्टर कैसे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन क्रिमिनल कार्यकलापों में आपने किसी अच्छे उस्ताद से तालीम नहीं पाई, ये मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ। ऐसा ना होता तो खिड़की पर से उतरे 16 पैच करीने से एक शीशे की एस्ट्रे में पड़े होने की जगह इधर उधर बिखरे पड़े पाए जाते और उन्हीं में लुढ़का पड़ा एक पेचकस पाया जाता, जो कि यकीनन पेंट्री में मौजूद टूल किट का हिस्सा ना होता। डॉक्टर के मुंह से बोलना फूटा। ट्रेन रेंग भी रही थी, महासिंह बोला। तो क्या शरद उस पर से उतर सकता था? उतर सकता था तो सवेरा होने से भी पहले वो वापस यहाँ लौट सकता था। वो उतरा नहीं था, उतारा गया था। लौटा नहीं था, लौटाया गया था। क्या मतलब? बख्तावर उसके साथ था, जो कि पहले रेंगती ट्रेन से खुद उतरा था और फिर डॉक्टर साहब की सहायता से उसने शरद को उतारा था। सब कुछ पूर्व निर्धारित था। बख्तावर हेलीकॉप्टर पर शरद को यहाँ छोड़कर गया था और फिर उल्टे पांव हेलीकॉप्टर पर ग्वालियर पहुंचा था, जहां से कि वो ट्रेन से कट चुके सैलून में कर्टेसी डॉक्टर अटल वापस सवार हो गया था। महासिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। बाय द वे, यादव बोला, आपको मालूम है कि बख्तावर इस वक्त कहाँ है? वो सुबह सवेरे हमारे एक जरूरी काम से दिल्ली गया था, अभी लौट आएगा। अभी तो नहीं लौट आएगा। क्यों? क्योंकि इस घड़ी वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है और गा गा कर अपना बयान दर्ज करवा रहा है। क्या? अब आप शरद को पेश करते हैं या मैं सर्च वारंट के तहत कार्रवाई शुरू करूं? महासिंह ने उत्तर न दिया। पहले उसने यूं सोनाली की तरफ देखा जैसे निगाहों में ही उसे भस्म कर देना चाहता हो। सोनाली अपने आप में सिकुड़ कर रह गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर होंठ भींच लिए। विवेक से काम लीजिए जनाब, मैं धीरे से बोला। ये एक स्थापित तथ्य है कि आप शरद की मौत अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके विरसे की एक शर्त यह भी है कि अगर 25 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है तो तमाम दौलत धर्मार्थ कार्यों के हवाले हो जाएगी। फिर तो जरूर हम पागल हैं जो खुद उसकी खुदकुशी की दुहाई दे रहे हैं। आप पागल नहीं, जरूरत से ज्यादा सियाने हैं। जानते हैं कि लाश बरामद न होने की सूरत में किसी को तत्काल मरा करार नहीं दिया जा सकता। कानूनी तौर पर ऐसी मौत की तस्दीक 7 साल में जाकर होती है, यानी कि 7 साल तक विरसे की दौलत ट्रस्टी के हाथों से निकलकर धर्मार्थ संस्थाओं के हवाले नहीं हो सकती।
आप शरद की खुदकुशी की जी भर के दुहाई दे सकते हैं, मेरे, डॉक्टर अटल और बख्तावर जैसे गवाह पेश कर सकते हैं, लेकिन लाश की बरामदी के बिना कानूनी तौर पर खुदकुशी या कैसे भी मौत स्थापित नहीं हो सकती। इसे आपसे बेहतर कौन जानता है? उसने आग्नेय नेत्रों से मेरी तरफ देखा। मौजूदा हालात आपके काबू में नहीं है जनाब, इसलिए पुलिस का कहना मानने में ही आपकी गति है। तीव्र इच्छापूर्ण भाव से महासिंह ने डॉक्टर को संकेत किया। डॉक्टर सहमति में सिर हिलाता अपने स्थान से उठा और भीतर को चल दिया। यादव के इशारे पर सब इंस्पेक्टर रावत लपक कर उसके साथ हो लिया। महासिंह तब भी खा जाने वाली निगाहों से सोनाली को देख रहा था। इसको घूरना बेकार है, यादव सोनाली की हिमायत में बोला। इसने अपना बयान इरादतन नहीं मजबूरन दिया है। इसके खामोश रहने का मतलब ये होता कि ये भी अपराध में शरीक थी और उसके कवर अप में बराबर की हिस्सेदार थी। ये अपनी जुबान बंद रखना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बावजूद इसके मैं बोला कि ये आपके दबाव में थी। दबाव? महासिंह की भवें उठी। आपको खबर थी कि इसने नौल के हार की इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराई थी। वजह फौरन आपकी समझ में आ गई होगी। वजह? कीमती जेवरों की इंश्योरेंस रिन्यूअल से पहले सालाना परख होती है। ये नौल के हार को ऐसी परख के लिए ऑफर करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ जो हार मौजूद था वो नकली था, जो कि असली हार को यहाँ से खिसकाने के लिए ही बनवाया गया था। ऐसा इसने क्यों किया, किसके दबाव में किया, वो एक जुदा कहानी है। लेकिन यादव बोला, इकबालिया बयान में दर्ज है। बहरहाल असली हार आज बरामद हो चुका है और मुनासिब शिनाख्त के बाद वो उसके राइटफुल ऑनर को सौंप दिया जाएगा, जो कि हम हैं। तभी शरद को अपने बीच में चलाते हुए डॉक्टर अटल और सब इंस्पेक्टर रावत वहां पहुंचे। शरद उस घड़ी भी हवाओं के हिंडोलों पर सवार मालूम होता था, लेकिन हालत बुधवार रात की सफर से चलने वाली हालत जितनी बद नहीं थी। चाचा, यादव धीरे से बोला, अब तुम्हारी बारी है। शरद चौहान, महासिंह से निगाह चुराता हेतराम बोला, मैं तुम्हें मोनिका आनंद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। इसने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बोला। हेतराम ठिठका, ये कातिल नहीं? सोनाली के मुंह से निकला। अभी नहीं, अलबत्ता एक कत्ल की कोशिश में ये है। किसके? खुद अपने, जिसमें कि ये धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। तो कातिल कौन है? हेतराम बोला, ये। मैंने खंजर की तरह एक उंगली डॉक्टर अटल की तरफ भोंकी और ये, मैंने महासिंह की तरफ इशारा किया, कत्ल की योजना के चीफ आर्किटेक्ट हैं। शरद के चेहरे पर गहन आश्चर्य के भाव आए। महासिंह विचलित दिखाई देने लगा। डॉक्टर अटल के कान पर जैसे जू भी ना रेंगी। यादव ने अपने बेल्ट के साथ लगे हॉलस्टर को खोलकर रिवॉल्वर को थोड़ा ढीला किया और बोला, इनकी तलाशी लो। तुम पछताओगे, महासिंह बोला। तलाशी लो। तुम जानते नहीं हो कि तुम किसके साथ ऐसे पेश आ रहे हो। तुम बाहर से आए एक आदमी हो, तुम नहीं जानते कि हम। हेतराम, समझाओ इसे। हेतराम ने व्याकुल भाव से यादव की तरफ देखा। यादव उसे टस से मस होता ना दिखाई दिया। हम, महासिंह बोला, अपने वकील को फोन करना चाहते हैं। बाद में, यादव बोला। पहले तलाशी। तलाशी हुई। दोनों के पास कोई हथियार बरामद ना हुआ। उस बात से सबसे ज्यादा राहत हेतराम ने महसूस की। खामखा, वो बोला, इस लड़की की बातों में आकर। कोई बात खामखा नहीं है, यादव अप्रसन्न भाव से बोला। कत्ल कहीं खामखा होते हैं? लेकिन ये लोग भला क्यों उस लड़की को? क्योंकि, मैं बोला, उस लड़की से शरद का सीरियस लव अफेयर स्थापित हो गया था और चौहान साहब को, जो शरद की हमेशा निगहबानी करा के रखते थे, उस अफेयर की, उसकी गंभीरता की खबर लग गई थी। शरद शादी कर लेता तो वो अपने विरसे से बेदखल हो जाता और फिर करोड़ों की जायदाद धर्मार्थ कार्यों के हवाले हो जाती। ये ऐसा होने नहीं दे सकते थे, इसलिए इन्होंने लड़की को टेलीफोन पर वार्न किया कि वो शरद से अफेयर से बाज आए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, महासिंह बोला। तो कराया होगा। बहरहाल लड़की को टेलीफोन पर चेतावनियां मिलने के पीछे आपका ही हाथ था। फोन खुद नहीं करते थे तो डॉक्टर करता होगा या बख्तावर करता होगा, पता चल जाएगा, यादव पूरे विश्वास के साथ बोला। लेकिन लड़की का कत्ल यकीनन डॉक्टर ने किया था। बख्तावर बड़ी हद डॉक्टर को सिद्धार्थ कॉलोनी मौका वारदात पर लेकर गया हो सकता है, पता चल जाएगा, यादव फिर बोला। कातिल का मददगार होना भी कम गंभीर अपराध नहीं। अलवर में हुई शादी का राज खुल जाने के बाद लड़की की हत्या महज वक्त की बात थी, लेकिन तब तक लड़की को भी अपने सिर पर मंडराते खतरे की भनक लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी सहेली मदद के लिए मेरे पास पहुंची। आप लोगों की मुतवातर उन पर निगाह थी, इसलिए ये बात भी उनसे छुपी ना रही। मैंने तो वैसे ही वो केस कबूल नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे इसलिए अपना फर्जी केस ऑफर किया ताकि लड़की के केस में हाथ डालने के लिए मेरे पास वक्त ही ना होता। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि आप लोग महसूस करते थे कि शरद की कथित आत्महत्या का कोई इंडिपेंडेंट गवाह होना आप लोगों की योजना के लिए ज्यादा मुफीद साबित हो सकता था। वो इंडिपेंडेंट गवाह आप लोगों ने ये सोचकर भी मुझे चुना था कि मुझे तो महज अपनी फीस से मतलब था, इसलिए मैं वक्त आने पर तोते की तरह आप लोगों का पढ़ाया सबक दोहरा सकता था
और शरद की आत्महत्या की तस्दीक कर सकता था। डबल इंश्योरेंस के तौर पर आप लोगों ने ही अलेक्जेंडर को ये फ़ोन करवाया कि मैं शरद की दिल्ली से खिसक जाने में बाकायदा मदद करने वाला था। यूँ आप ये उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि अलेक्जेंडर के दबाव की वजह से असलियत की तरफ तवज्जो देने का मुझे वक्त ही ना मिलता। मैं तो बस अलेक्जेंडर को सफाइयाँ ही देता रह जाता कि मेरा कोई कदम उसके हितों के खिलाफ नहीं था। कत्ल ज़रूरी क्यों था? हेतराम बोला। सुन नहीं रहे हो चाचा? बोला ना कि लड़का शादी कर लेता तो दौलत ट्रस्टी के, जो कि महासिंह है, कंट्रोल से निकलकर धर्मार्थ कार्यों के हवाले हो जाती। मेरा मतलब है कि ऐसा होना कत्ल से क्यों कर रुक पाता? एक कत्ल से ना रुक पाता, लेकिन अगर शादी का कोई भी गवाह ना रहता तो यकीनन रुक पाता। शादी अलवर में हुई, ये बात ज़रूर खुद शरद से ही इन लोगों ने कबुलवाई थी। नतीजतन अलवर से शादी की तस्दीक कराई गई, जो कि हुई। अब सोचो, शादी की बाबत कौन कौन जानता हो सकता था? नंबर 1 शरद, लेकिन वो तो इनके कब्जे में था और इनके पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार आइंदा हमेशा इनके कब्जे में रहने वाला था। नंबर 2 वो लड़की जिससे उसने शादी की। नंबर 3 लड़की की सहेली जो मदद के लिए मेरे पास पहुंची, लेकिन मेरे केस में दिलचस्पी ना लेने की वजह से जिसने शादी की बात मुझे ना बताई। नंबर 4 वो प्राइवेट डिटेक्टिव जीके इलाहाबादी जिसके पास सहेली मेरे से नाउम्मीद होने के बाद पहुंची और जिसे उसने शादी की बात बताई। यानी कि अगर शरद को ना गिना जाता तो सिर्फ 3 लोग थे जिनके मुंह बंद कर दिए जाने के बाद शादी की बात राज रह सकती थी। वो 3 लोग थे वधु, उसकी सहेली और वो मामूली पीढ़ी इलाहाबादी। 2 कत्लों को अंजाम देने में ये लोग कामयाब हो गए, लेकिन तीसरे को ना दे पाए क्योंकि वक्त रहते वधु की सहेली जयपुर भाग गई। हाथ तो इन्होंने जयपुर तक भी फैलाए, लेकिन इत्तेफाक से ही लड़की की सहेली इनके चुंगल में आने से बच गई। बदले में मैं फंस गया, लेकिन इससे पहले कि मेरे से कुछ कबुलवाया जा सकता, कर्टेसी इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव, मैं आज़ाद हो गया और मैंने लड़की की सहेली को इनकी पहुंच से बाहर कर दिया, जो कि उसकी खुशकिस्मती है कि अभी भी इनकी पहुंच से बाहर ही है। वधु का कत्ल कैसे हुआ? इनकी योजना शुरू से ही ये जाहिर करने की थी कि कत्ल शरद के हाथों हुआ था। ये भला अपनी मुश्किल से 4 रोज की ब्याही बीवी का कत्ल क्यों करता? क्योंकि इसे ये पट्टी पढ़ाई गई थी कि लड़की बेवफा थी और उसकी निगाह इसकी दौलत पर थी। नॉनसेंस, महासिंह बोला। इसकी शादी के बाद दौलत कहाँ रखी थी? शादी को सीक्रेट रखा जा सकता था। ये सीक्रेट रखना चाहते थे, तभी तो शादी चोरों की तरह अलवर में हुई। आप लोग अपने स्वार्थ के तहत वर वधु के पीछे ना पड़े होते तो कैसे खबर लगती किसी को कि शरद ने शादी कर ली थी और अब वो विरसे का हकदार नहीं रहा था। इतनी सी बात पर ही अपनी नई ब्याही बीवी का कत्ल करने को तैयार हो गया। ये छोटी सी बात नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों ने लड़की की बेवफाई और बेहयाई का कोई ऐसा सॉन्ग एंड डांस ड्रामा पेश किया हो कि शरद को यकीन आ गया हो कि लड़की चरित्रहीन थी और ऐसी लड़की को सजा देने के लिए, मौत की सजा देने के लिए उसे उकसाया गया हो। लेकिन डॉक्टर मुस्कुराया। एक तरफ तो तुम कहते हो कि कत्ल मैंने किया, दूसरी तरफ कहते हो कि शरद ने किया। दोनों बातें कैसे हो सकती है? हो सकती है, हुई है। कैसे हुई है मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों की एक खास ट्रेजेडी की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। गौर से सुनिए। मूल रूप से वधु का कत्ल क्यों किया गया? क्योंकि आप लोग शरद की शादी की बात छुपा के रखना चाहते थे। ट्रेजेडी ये है कि उस बात को छुपा कर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष वो शादी गैरकानूनी थी। क्योंकि जिस मोनिका आनंद का नाम पता अलवर में शादी के रिकॉर्ड में दर्ज था, वो पहले से शादीशुदा थी। क्या नाम? मोनिका आनंद, वल्द अमरनाथ आनंद, साकिन 2188, सेक्टर 22C, चंडीगढ़। पहले से किरण कुमार नाम के एक लड़के से शादीशुदा थी, जो कि चंडीगढ़ के पिकाडली होटल के म्यूजिक ग्रुप में आज भी साइड ड्रम बजाता है। जो कि गलत आदमी निकला था, वुमेनाइजर निकला था, बीवी से धंधा कराना चाहता था। इसलिए 8 महीने पहले बीवी उसे हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली आ गई थी। मोनिका आनंद? महासिंह बोला। जिसने की अलवर में शादी की? मोनिका आनंद, जिसका शरद से कुछ लेना देना नहीं था, जो पहले से शादीशुदा थी और जो महज वधु की सहेली थी। दोनों का नाम मोनिका आनंद था? नहीं, वधु की सहेली का असली नाम मोनिका आनंद था, लेकिन एंटरटेनमेंट के धंधे में उसने अपनी सहेली का, वधु का नाम आयशा सक्सेना अख्तियार किया हुआ था। शरद को क्योंकि उसने अपना नाम मोनिका आनंद बताया था, इसलिए शादी के वक्त भी वो उसी नाम पर टिकी रही थी, ताकि शरद उस पर, उसकी नीयत पर कोई उल्टा सीधा शक ना करता। तब उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके असली नाम की बैकग्राउंड की पड़ताल हो सकती थी। वो नाम पता अलवर से आप लोगों को भी मालूम हुआ और मुझे भी। फर्क सिर्फ ये निकला कि आप लोगों ने चंडीगढ़ से उस बाबत पड़ताल करानी ज़रूरी ना समझी, मैंने समझी। आपने भी ऐसा किया होता तो फिर आपको भी कत्ल ज़रूरी ना लगा होता। आप शरद की उस शादी को गैरकानूनी मानकर चुपचाप बैठ गए होते। लेकिन असल में तो शादी कानूनी थी, यादव बोला। शरद ने जिस लड़की से शादी की थी वो तो मोनिका आनंद थी ही नहीं, वो तो आयशा सक्सेना थी, जो कि शादीशुदा नहीं थी। ठीक,
लेकिन नामों की ये घिचपिच इन लोगों की समझ में तो नहीं आने वाली थी ना। मैं कैसे समझ पाया? ऐसे कि दोनों में से एक लड़की मुझे मिली और उसने मुझे असलियत समझाई। ऐसी सुविधा इन्हें तो हासिल नहीं थी। इनका तो एक ही निशाना था, सहेली का मुंह बंद करना, जो कि मौका लगने पर ये कर देते, बिना उसकी बात सुने, बिना उसको सफाई का कोई मौका दिए कर देते। ओह, अब मैं डॉक्टर साहब की बात पर आता हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने अभी पहले भी कहा था कि आप डॉक्टर कैसे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन क्रिमिनल कार्यकलापों की आपको कोई जानकारी नहीं, ये मैं यकीनी तौर पर जानता हूँ। ऐसी कोई जानकारी आपको होती तो आपको मालूम होता कि पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से ये जाना जा सकता है कि एक ही जिस्म में चलाई गई 2 गोलियां एक ही हथियार से नहीं चलाई गई थी। आपको ये बात मालूम होती तो आपकी चलाई गोली से मरी पड़ी वधू पर गोली चलाने के लिए आपने अपनी रिवॉल्वर शरद को थमा दी होती, ना कि उसे अपनी फेवरेट लंबी नाल वाली रिवॉल्वर से लाश पर गोली चलाने के लिए प्रेरित किया होता। लाश पर? डॉक्टर विनोदपूर्ण स्वर में बोला। जी हाँ, लाश पर, मैं दृढ़ स्वर में बोला। इस संदर्भ में जरा आत्महत्या वाली चिट्ठी का, कथित सुसाइड नोट का ख्याल कीजिए, जिसमें साफ लिखा था कि शरद ने बेचारी लड़की का खून किया था। क्या ख्याल करें? नंबर 1, उसने बेचारी लड़की लिखा। जिस लड़की का खून उसने उसकी सजा के तौर पर किया था वो बेचारी कैसे हो गई? चिट्ठी लिखते वक्त एक बेवफा लड़की पर इतना करुण रस क्यों उमड़ पड़ा उसके मन में? नंबर 2, लड़की की उस वक्त की हालत जरा याद कीजिए, कैसे बयान की उसने? कैसी हक्की बक्की सी फटी फटी आंखें फैलाए तब वो मुझे देख रही थी। कैसे उसकी सूरत से लग रहा था कि गोली खाने से पहले ही वो आतंक से ही मर गई थी। बस एक गोली उसकी छाती में तो उसका काम तमाम। डॉक्टर साहब एंड कंपनी, ये साफ साफ एक लाश का, एक मुर्दा के जिस्म का बयान है, जो अपने आप में सबूत है कि शरद ने गोली मुर्दा जिस्म में चलाई थी। उसके गोली चलाने से पहले ही वो लड़की मरी पड़ी थी। दूसरे, उसने साफ लिखा था कि उसने बस एक ही गोली चलाई थी, यानी कि घातक गोली पहले चल चुकी थी और उसको चलाने वाला कोई और था। वो कोई और, मैंने फिर खंजर की तरह उसकी तरफ उंगली भोंकी। आप थे। बकौल तुम्हारे, जब गोली चलाने को तैयार पट्टा शरद वहां उपलब्ध था तो मुझे लड़की पर गोली चलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि लड़की को अपने सिर पर मंडराती मौत का इल्हम हो गया था। कर्टेसी शरद चौहान वो हथियारबंद थी, ये बात आपको नहीं मालूम थी। वो एकाएक कातिल का कत्ल करने को आमादा हो गई थी, जबकि आपको मजबूरन उसे शूट करना पड़ा था। ना करते तो सिद्धार्थ कॉलोनी में उस तन्हा मकान में उसकी जगह आप मरे पड़े होते। आपने शरद की फेवरेट रिवॉल्वर से लड़की पर नहीं, उसकी लाश पर गोली चलवाई थी और रिवॉल्वर में से एक गोली निकाल ली थी ताकि ऐसा लगे कि दोनों ही गोलियां शरद की रिवॉल्वर में से चली थी। रिवॉल्वर पर शरद की उंगलियों के निशान थे और आपने उसे जानबूझकर मौका वारदात पर छोड़ दिया था। लड़की वाली रिवॉल्वर जरूर आपने पहचान ली थी कि वो यहाँ के शस्त्रागार का ही एक हिस्सा थी और कोई बड़ी बात नहीं कि आपने उसे यहाँ लाकर यथास्थान रख दिया हो। लेकिन एक गवाह है जो खुद उस रिवॉल्वर को हैंडल कर चुका है और उसे पहचान सकता है। उसी की गवाही ये भी साबित कर सकती है कि वो रिवॉल्वर शरद ने अपनी होने वाली बीवी को दी थी और शरद की जानकारी में उसकी मौत तक वो उसके पास ही थी। किसी ने ये ना पूछा कि वो गवाह कौन था। सब जानते थे कि मैं वधू की सहेली की बात कर रहा था। आप लोगों की ये भी बदकिस्मती है, मैं आगे बढ़ा कि शरद वाली रिवॉल्वर उसकी उंगलियों के निशानों के साथ लाश के करीब में बरामद ना हुई। उसे उस इडियट प्राइवेट डिटेक्टिव इलाहाबादी ने, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वहां से उठा लिया और अपनी उंगलियों के निशान पहुंचने की कोशिश में तमाम के तमाम निशान पहुंचकर करीबी झाड़ियों में फेंक दिया, जहां से कि हो सकता था कि वो कभी भी बरामद ना होती। कोई कुछ ना बोला। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है कि शरद समझता है कि उसने अपने 4 दिन की ब्याही बीवी को शूट करके उसका खून कर डाला है और उसके उस एतबार को हिलने ना देने के लिए उसको कब्जाए महासिंह, डॉक्टर और बख्तावर मौजूद होते हैं। उसको समझाया जाता है कि उन हालात में उसकी कुछ अरसे के लिए कहीं चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई थी, क्योंकि बाद में ये स्थापित किया जा सकता था कि कत्ल के वक्त तो वो यहाँ था ही नहीं। ड्रग से कमजोर हुई विल पावर का मालिक वो लड़का उसकी बातों में आ जाता है और आत्महत्या की फर्जी ड्रामे में खुद अहम किरदार बनना कबूल कर लेता है। वो एक फरमाइशी सुसाइड नोट तैयार करता है, जो कि ज़रूर सफ़र से पहले यहीं तैयार हो गया था। उसकी लिखावट में हिलडुल की असल वजह उसका नशे में होना था, लेकिन उसकी सफाई यही दी गई कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सुसाइड नोट उसने 100 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में लिखा था। डॉक्टर ने ग्वालियर में इसके खाली केबिन में उस नोट को छुपाने का ड्रामा इसलिए किया क्योंकि ये जानता था कि लेटर पैड के अगले वर्के की वजह से उस नोट की हकीकत फिर भी उजागर हो जाने वाली थी। यूँ सुसाइड नोट की असलियत मेरे जरिए, इंडिपेंडेंट विटनेस के जरिए उजागर होती जैसे कि हुई तो ऐसा लगता कि डॉक्टर ने परिवार के लिए वफादारी के तहत ही उस सुसाइड नोट को छुपाने की कोशिश की थी, क्योंकि वही नोट ये भी सिद्ध कर सकता था कि शरद ने एक कत्ल किया था। यानी कि, डॉक्टर बोला, मैं इंफ्रारेड लाइट वाले कैमरे के कमाल से वाकिफ था? नहीं,
लेकिन दबाव में बनी इबारत को उजागर करने का एक गबई तरीका भी होता है जिससे हर वो शख्स वाकिफ होता है जिसने कि प्राइमरी स्कूल का मुंह देखा हो। कौन सा तरीका? पेंसिल के सुरमे को ब्लेड से महीन छील कर अगर ऐसे कागज पर फैलाकर हौले से मला जाए तो काली बैकग्राउंड में से सफ़ेद अक्षर बखूबी उजागर हो जाते हैं। आपने मेरे से ऐसे ही किसी तरीके के इस्तेमाल की उम्मीद की थी। बहरहाल तरीका कोई भी होता, नतीजा यही निकलता कि सुसाइड नोट की एक कॉपी मेरे पास भी होती और उसकी पैदाइश को अपना बहुत बड़ा तीर मारा समझकर मैं इस सुसाइड के हक में गा गा कर दिखा रहा होता जैसा कि आप चाहते थे। ये एक दूर की कौड़ी थी जिसके लिए मैं डॉक्टर साहब आपके खुराफाती शातिर दिमाग की तारीफ करता हूँ। वो नोट कहाँ है? यादव बोला। ओरिजिनल इनके पास है, कॉपी मेरे पास है। कॉपी निकालो, वो मेरे फ्लैट पर है। मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूँगा। कॉपी बरामद ना हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। मंजूर। आप? यादव महासिंह की तरफ घुमा। ओरिजिनल निकालिए। महासिंह परे देखने लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जल्दी से बोला। जब सुसाइड की कहानी फर्जी साबित हो गई तो उस नोट की क्या अहमियत रह गई? ऊपर से वो नोट लिखने वाला यहाँ सामने बैठा है जो कि उस नोट की कहानी ही नहीं और भी कई कहानियाँ सुनाएगा। यादव ने सहमति में सिर हिलाया। शरद को यहाँ क्यों लाया गया? हेतराम बोला। क्योंकि ट्रेन से उतार ले जाने के बाद कहीं तो उसे लाया ही जाता था। ये तन्हा इलाके में बनी इतनी बड़ी एस्टेट है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें किसी बाहरी आदमी के कदम भी रखने पर पाबंदी है। इससे बेहतर जगह शरद को छुपाए रखने के लिए और कौन सी हो सकती थी? लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? क्यों ना सच में ही इसे सुसाइड का केस बना दिया गया? क्यों ना इसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया? इसकी अहम तरीन वजह यह है कि ये लोग जो कि इसकी दौलत के पीछे थे इसका मरना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने अभी पहले ही कहा था कि विरसे की एक शर्त यह भी थी कि अगर 25 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही शरद की मौत हो जाती है तो तमाम दौलत धर्मार्थ कार्यों के हवाले हो जाएगी। शरद की मौत का तो कोई मतलब ही नहीं था। ये लोग तो तब तक अपनी जान से ज़्यादा उसकी जान की हिफाजत करते जब तक ये 25 साल का ना हो जाता। ये तो इसकी सुसाइड की दुहाई देकर, जो कि इन्हें मालूम था कि कानूनी मान्यता 7 साल बाद ही प्राप्त कर सकती थी, इसे अंडरग्राउंड कर देना चाहते थे ताकि ये आइंदा फिर कभी कोई वैसा गुल ना खिला पाता जो कि इसने अलवर में शादी करके खिलाया था। ऐसी हिफाजत ये इसकी 25 साल की उम्र का हो जाने तक करते। जाहिर है उसके बाद जाहिर है कि ये बड़ी चतुराई से इसकी मौत का, इसकी लाश की बरामदी का, लाश की शिनाख्त का इंतज़ाम करते हैं। कैसे? मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि लाश की बरामदी ना होने की ये लोग ये सफाई देते कि किसी करिश्मा साज तरीके से ट्रेन से बाहर छलांग लगा देने के बावजूद ये मरने से बच गया था, लेकिन कोई ऐसी दिमागी चोट खा गया था कि अपनी याददाश्त खो बैठा था। उसी हालत में ये दर दर भटकता रहा था और यही वजह थी दिल्ली और ग्वालियर के रेलवे रूट में कहीं से इसकी लाश न बरामद होने की। ज़रा गौर कीजिए कि 4 दिन की शेव, इसके चेहरे पर घनी दाढ़ी मूंछ होती, लंबे लंबे बाल होते, फिर ऐसी हालत वाली इसकी लाश कहीं लावारिस पड़ी पाई जाने का ये लोग इंतज़ाम करते, पुलिस की शिनाख्त की अपील होने पर जाकर शिनाख्त करते और यूं शरद ड्रग्स की वजह से स्वाभाविक मौत मरा मान लिया जाता। इतना लंबा अरसा कैद जैसी ज़िंदगी जीना इसे कबूल होता? 2 वजह से कबूल होता। एक तो ये ड्रग्स के ऐसे मुतवातर नशे में रखा जाता कि इसकी अपनी कैदी जैसी हालत की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं जाती, इसे कभी एतराज़ करना सोचता ही नहीं। दूसरे से ये समझा के रखा जाता कि ये कातिल था, इसने एक कत्ल किया था। अगर ये एस्टेट की सुरक्षा से बाहर कदम रखने की कोशिश करेगा तो गिरफ्तार हो जाएगा और फिर इसकी आखिरी मंजिल फांसी का फंदा होगी। ओह, एक पहले से डरे हुए आदमी को डरा के रखना बड़ा आसान होता है और फिर शरद जैसों की अपने नशे की दुनिया होती है जिसमें ये हमेशा ही 7वें आसमान पर उड़ रहे होते हैं। यही तो खूबी है हेरोइन और LSD जैसे आधुनिक नशों में। इन नशों के हवाले हर नौजवान समझता है कि उस जैसा भाग्यशाली दुनिया में दूसरा कोई नहीं था, तभी तक जब तक कि नशा उतर नहीं जाता। दुरुस्त, लेकिन यहाँ ये डॉक्टर जो मौजूद थे इस बात का पूरा ख्याल रखने के लिए कि शरद का नशा कभी ना उतरने पाता। ठीक, दूसरे ये सुनिश्चित करना भी इन्हीं का काम था कि शरद 13 महीने से पहले ना मर जाए। कहानी बढ़िया सोची थी आप लोगों ने। मैं महासिंह से संबोधित हुआ, लेकिन 3 बातों में मात खा गए। एक तो आपने अतिरिक्त होशियारी दिखाने की कोशिश में स्कीम को ज़्यादा पेचीदा बना लिया। इतनी फालतू बातों का स्कीम में दखल बना लिया कि कितनी ही बातें आपस में गड़बड़ होकर रह गई, परस्पर विरोधी बन गई और एक दूसरे की काट करने लगी। दूसरे ये कि आत्महत्या के ड्रामे की इंडिपेंडेंट विटनेस के तौर पर आप लोगों ने मुझे चुना और इस उम्मीद में सब कुछ हो चुकने के बाद भी मुझे रिटेन करके रखा कि अपनी तफ्तीश के दौरान अगर मैं कोई ना जानने लायक बात जानूंगा तो वो बात मैं आकर अपने क्लाइंट को ही बताऊंगा। लेकिन आप लोगों की बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ। इसलिए ना हुआ क्योंकि अनजाने में मुझे उन नौजवानों से, शरद से, मोनिका से, आयशा से हमदर्दी हो गई जिनके खिलाफ कि आप लोगों का षड्यंत्र था। तीसरी गलती आप लोगों का खुद मोनिका के कत्ल की बाबत पुलिस को गुमनाम फ़ोन करना था।
आपको ऐसा करना इसलिए ज़रूरी लगा था क्योंकि ये भी मुमकिन था कि उस तन्हा मकान में पड़ी लाश की खबर किसी को अगले या उससे अगले दिन तक भी ना लगती, जबकि आपकी योजना में ऐसा फौरन होना ज़रूरी था ताकि पुलिस शरद की वो रिवॉल्वर मौका वारदात से बरामद कर पाती जिस पर कि उसकी उंगलियों के निशान थे और जिसमें से गोली चली थी। वो फ़ोन ज़रूरी है इन्होंने ही किया हो, यादव बोला। ज़रूरी नहीं, लेकिन हालात का इशारा इन्हीं की तरफ है। कत्ल 8 के आसपास हुआ, हेतराम बोला। कॉल 8:34 पर आई। इतनी देर किस लिए? अपनी करतूत के बाद शरद को लेकर पहले ये लोग यहाँ पहुँचे होंगे। यहाँ पहुँचकर इन्हें सूझा होगा कि यहाँ से पुलिस को फ़ोन किया जाना मुनासिब नहीं था क्योंकि कॉल ट्रेस की जा सकती थी। फिर इनमें से कोई राजहंस होटल गया होगा जहाँ से कि उसने चुपचाप पुलिस को फ़ोन खड़काया होगा और चुपचाप वापस खिसक आया होगा। ये सब अटकलबाजियाँ हैं, महासिंह भुनभुनाता सा बोला। किसी बात का कोई एक सबूत अभी तक कोई पेश नहीं कर पाया है। सबूत आपकी बीवी का इकबालिया बयान है, यादव बोला। सबूत बख्तावर का इकबालिया बयान होगा। सबूत वो अंगूठे का निशान है जो कि इलाहाबादी की पीठ से पैबस खंजर की मूठ पर पाया गया था और जो हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि किसके फिंगरप्रिंट से मिलता पाया जाएगा। उस शख्स की दरियागंज में उपलब्ध गवाहों से शिनाख्त कराई जाएगी तो सबूतों में और इजाफा हो जाएगा। उसी शख्स की अलवर में एडवोकेट महीप सिंह से भी शिनाख्त कराई जाएगी क्योंकि वो शख्स उसके पास शरद की शादी की बाबत सवाल करता पहुंचा था। और कोशिश जयपुर में भी की जा सकती है जहाँ की हर जगह फिट वो गंजा शख्स पुलिस वालों को रिश्वत देकर बरगलाने पहुंचा था। कौन गंजा शख्स? ये गंजा शख्स। यादव ने एकाएक हाथ बढ़ाकर डॉक्टर अटल के सिर के बालों की मुट्ठी भरी और उन्हें जोर से खींचा। नतीजतन मेहंदी की रंगत का विग उखड़कर उसके हाथ में आ गया और डॉक्टर की खलवाट खोपड़ी चमकने लगी। बहुत उम्दा विग है, वह संतोषपूर्ण भाव में बोला। लेकिन है तो विग ही। अब क्या कहते हैं आप? यादव बोला। महासिंह के मुंह से बोलना फूटा। या डॉक्टर किलर आप? हक्के बक्के डॉक्टर ने जोर से थूक निकली। यानी कि किसी ने कुछ नहीं कहना, यादव बोला। ठीक है डॉक्टर अटल, मिस्टर महासिंह चौहान, मैं आप दोनों को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ और मैं इन्हें सजा सुनाता हूँ। एकाएक शरद ने करीब खड़े रावत के होल्स्टर में से उसकी रिवॉल्वर खींच ली। बल्कि मैं इन्हें सजा देता हूँ। उसने रावत को एक और धक्का दिया और रिवॉल्वर अगल बगल खड़े महासिंह और डॉक्टर की ओर तान दी। यादव का हाथ हौले से अपनी रिवॉल्वर की ओर सरका। जाने दो, मैं धीरे से बोला। वो बहुत पक्का निशानेबाज है। यादव का हाथ ठिठक गया। शरद की आंखों में उस घड़ी एन वैसा वैसी भाव था जैसा कि मैंने सोमवार को तब देखा था जबकि उसने मुझ पर रिवॉल्वर तानी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली थी। आज ऐसा नहीं था। आज उसके हाथ में भरी हुई रिवॉल्वर थी जिसने 2 बार आग उगली। तत्काल महासिंह और डॉक्टर अटल के माथे में 2 सुराग दिखाई देने लगे। हेतराम ने गोली चलाई। तब गोली चलाई जब गोली चलाना कतई गैर जरूरी हो गया था, जबकि शरद हाथ में थमी रिवॉल्वर को फेंक रहा था। गोली शरद के चेहरे से टकराई और वो वहीं ढेर हो गया। सोनाली चीख मारकर बेहोश हो गई। पलक झपकते ही इतना अप्रत्याशित खून खराबा वहां हो गया था, लेकिन पुलिसिये खुश थे। उन दोनों के केस हल हो गए थे। यादव मेरे साथ घर तक आया जहां की मैंने उसे कथित सुसाइड नोट की कॉपी सौंप दी। इतनी बार तुम्हारा डॉक्टर अटल से आमना सामना हुआ, यादव बोला। तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि वो विग लगाता था? ना, जरा भी नहीं, मैं बोला। मैं तो तब भी हैरान हो रहा था जबकि विग उखड़कर तुम्हारे हाथ में आ गया था। बहुत उम्दा विग था। तुम्हें कैसे सूझा? गंजे का कद काट, हुलिया वगैरह मुझे कई लोगों की जुबानी सुनने को मिला था। वो हुलिया बाइफोकल समेत मुझे डॉक्टर से मिलता लगता था। मैंने रिस्क ले लिया। उसे खुद विग उतारने को भी तो कह सकते थे, तब क्या मज़ा आता। यानी कि मज़े के लिए ऐसा किया? हाँ, लेकिन उस छोकरे के एक्शन ने सब गड़बड़ कर दी। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो यूं पलक झपकते इतना वायलेंट हो उठेगा। सोचना चाहिए था तुम्हें। वो 2 शख्स उसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद किए दे रहे थे। वो उसकी नई ब्याही बीवी की मौत के लिए जिम्मेदार थे। ये साबित हो जाने के बाद कि सब किया धरा उनका था, उसका उनके खून का प्यासा हो उठना कौन सी बड़ी बात थी, जबकि नशे में उसके वायलेंट हो उठने की केस हिस्ट्री पहले से स्थापित है। एहतराम को उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। जो उसने करना था वो तो वो कर चुका था और रिवॉल्वर फेंक रहा था, तभी तो गोली चलाई। ना फेंक रहा होता तो मजाल ना होती उसकी ऐसा करने की। यानी कि गिरे को गिराने में, मरे को मारने में ही सुरमई है पुलिस वालों की। बकवास न कर। और खबरदार जो किसी को कहा कि एहतराम ने तब गोली चलाई थी जबकि वो लड़का रिवॉल्वर फेंक रहा था। यस बॉस। वैसे अच्छा है जो हुआ एहतराम के किए हुआ। रावत की लापरवाही से ही हुआ। वो रिवॉल्वर ना छिनवा बैठता तो कुछ भी ना होता। हाँ, उसकी मुश्किल हो गई। इस बाबत विभागीय कार्रवाई होगी उस पर। सस्पेंड भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, जबकि बेचारा ताज़ा ताज़ा ही सब इंस्पेक्टर बना था। शाबाशी पाकर। हार की कहानी मेरी समझ में ठीक से नहीं आई। वो मैं समझाता हूँ।
लेकिन पहले बताओ हार बरामद कैसे हुआ? वो क्या है कि शशांक मेहता खुद तो प्रीमियर वर्ल्ड कंपनी में नहीं पहुंचा था। पुलिस ही उसे घर से उठाकर लाई थी और उसे अपना लॉकर खोलने पर मजबूर किया था। हार वहां मौजूद था और अब वो हमारे कब्जे में है। क्या कहता है वो हार की बाबत? कहता है सोनाली ने हिफाजत से रखने के लिए दिया था। ब्लैकमेल वाली बात नहीं मानता वो? नहीं मानता है तो वो अभी भी हिरासत में ही, लेकिन सोनाली के सहयोग के बिना ब्लैकमेल वाली बात उससे मनवाना मुश्किल होगा। तुम उम्मीद करते हो कि सोनाली इस बाबत पुलिस को सहयोग देगी? अब क्या देगी, अब तो उसकी हस्ती बन गई है, औकात बन गई है। वो कैसे? शरद की मौत के साथ उसके विरसे की रकम के अधिकारी तो अब धर्मा संस्थानों वाले हो जाएंगे। और भी तो माल पानी बहुत होगा। इतनी बड़ी एस्टेट में ऐसी एस्टेट्स भी तो होंगी जिनका मालिक अपनी जिंदगी में महासिंह रहा होगा। और कुछ नहीं तो वो नौलखा हारी है जिसकी कीमत तुम 40 लाख से ऊपर बताते हो और जिस पर वो बड़ी आसानी से अपना अधिकार स्थापित कर सकती है। बढ़िया, अब बोलो हार की असल कहानी। हार की असल कहानी यही है कि शशांक मेहता, जो कि सोनाली को शादी से पहले से जानता था, उसके कुछ लव लेटर्स के बिना पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल की वजह से ही सोनाली ने हार की एक नकल तैयार करवाई थी और उसे असली हार की जगह रखकर असली हार शशांक मेहता को सौंप दिया था। वो हार नकली शरद ने कोठी से निकाला था और उसे तोहफे के तौर पर अपनी नई ब्याहता बीवी को दे दिया था। सोनाली कहती थी कि वो हार बुधवार को सिद्धार्थ कॉलोनी वाली वारदात के दौरान शरद के अधिकार में था, लेकिन मुझे यकीन है कि झूठ कहती थी। अपनी तरफ से बुधवार को शरद ने जिस औरत को बेवफाई की सजा के तौर पर शूट किया था, उसे पहले भला वो हार क्यों देगा और बाद में उसे मौका वारदात पर क्यों छोड़ेगा? उसने ऐसा किया होता तो डॉक्टर ही वो हार वहां से उठा लाया होता। हार मकतूला के पास था, लेकिन वो यकीनन उसे बुधवार को नहीं सौंपा गया था। ऐसा जरूर शादी के बाद हुआ था और सोनाली को भी हार के घर से गायब होने की जानकारी पहले से थी। उसे इस बात का भी पूरा यकीन था कि वो हार मौका वारदात से बरामद हो जाने वाला था। हो भी जाता, अगरचे कि इलाहाबादी वहां से उसे उठाना लाया होता। बरामद होता तो ये भी पता चलता कि वो नकली था। तब सोनाली बड़े आराम से ये कह सकती थी कि नकल शरद की कोठी से हार निकाल ले जाने के बाद तैयार करवाई गई थी। शरद ऐसी किसी बात से इनकार करता तो समझा जाता कि वो करतूत उसकी नई ब्याही बीवी की थी। यानी कि अपनी समझ में यूं सोनाली उस इल्जाम से बरी हो सकती थी कि हार की हेराफेरी उसने की थी। इलाहाबादी को डरा धमकाकर मैंने उसे सारी असलियत कबूलवा ली थी और वो हार भी कब्जा लिया था जो कि वो मौका वारदात से उठा लाया था। उसे जचवाने पर पता लगा कि वो नकली था और पड़ताल से पता लगा कि नकल सोनाली ने बनवाई थी और वो बाजरिया शशांक मेहता से डिलीवर हुई थी। मैं शशांक मेहता के पास पहुंचा। वहां मैंने हार का जिक्र चलाया तो ब्लैकमेल की कहानी सामने आई और मुझे यह हिंट मिला कि जरूर असली हार वो कब्जाए बैठा था। हाथ के हाथ ब्लैकमेल का हथियार वो लव लेटर्स भी सामने आ गए तो मुझे यकीन हो गया कि उन्हीं के दम शशांक मेहता ने असली हार हथियाया हुआ था। मैंने उसके पीछे अपना एक आदमी लगाया तो उसका नतीजा प्रीमियर वर्ल्ड कंपनी के एक लॉकर में से हार की बरामदी की सूरत में निकला। आई सी। यहाँ एक बात और भी जिक्र के काबिल है। बुधवार को सक्तावत एस्टेट में हर कोई कह रहा था कि शरद हार हार भज रहा था, जिसका मतलब वहां यही निकाला गया था कि उसने बुधवार को हार कब्जाया था और उसे अपने साथ लेकर सिद्धार्थ कॉलोनी गया था। ये बात यूं गलत साबित होती है कि शरद ने अलेक्जेंडर के लिए ये मैसेज छोड़ा था कि वो उसका कर्जा चुकता करने के लिए शाम को बेशकीमती हार लेकर उसके पास पहुंच रहा था। अगर वो हार बुधवार को शरद के पास था तो वो उसने वादे के मुताबिक अलेक्जेंडर को सौंपने की जगह मकतूला को क्यों दे दिया? असल बात यह है कि बुधवार को उसने मकतूला को हार देना नहीं था, पहले से दिया हुआ हार उससे वापस हासिल करना था ताकि वो उसे अलेक्जेंडर को सौंप पाता। ये सब हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि पहले ही वो डॉक्टर अटल के पूर्व निर्धारित षड्यंत्र का शिकार हो गया। पूर्व निर्धारित? बिल्कुल। इसका बड़ा सबूत यह है कि कत्ल बुधवार को हुआ, लेकिन एस्टेट के तमाम नौकरों को, यहाँ तक कि खाना पकाने वाले महाराज को भी बुधवार की छुट्टी करने को मंगलवार को ही कह दिया गया था। तुम कहते हो कि कल रात हार की बरामदी के लिए सोनाली रिवॉल्वर लेकर तुम पर चढ़ दौड़ी थी। वो तो जानती थी कि असली हार शशांक मेहता के पास था और तुम्हारे पास जो हार था वो नकली था। फिर वो तुम्हारे से हार वापस लेने के लिए मरी क्यों जा रही थी? वो नहीं मरी जा रही थी, शशांक मेहता मरा जा रहा था, जिसने कि हार वापस लाने के लिए अपनी रिवॉल्वर से लैस करके उसे मेरे पास भेजा था। वो क्यों मरा जा रहा था? क्योंकि जब तक नकली हार सर्कुलेशन में रहता तब तक असली हार पर भी फोकस बना रहता। उस फोकस को हटाने के लिए उसे वो जरूरी लगा होगा कि नकली हार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। एक दूसरी वजह यह हो सकती है कि शायद उसे ये अंदेशा हो गया हो कि जो हार उसके पास था वो नकली था, जो कि सोनाली ने चालाकी से उसे भेड़ दिया था। अब जब दोनों ही हार उसके पास होते तो ये अंदेशा अपने आप ही खत्म हो जाता। अब नकली हार का तुम क्या करोगे? कौन सा नकली हार? मुझे तो किसी नकली हार की खबर नहीं। बढ़िया, इसी बात पर कायम रहना।
कि इसकी पेचीदगी घटेगी। वो वहां से रुखसत हो गया। 12 बजे के करीब सोनाली मेरे फ्लैट पर पहुंची। उस घड़ी उसके होशो हवास पूरी तरह से ठिकाने में थे। वो एक सादा पोशाक पहने थी, लेकिन उसमें भी कहर ढा रही थी। चिट्ठियां लेने आई हूँ, वो गंभीरता से बोली। हैरानी है, मैं बोला। किस बात की? एस्टेट में अपने सगे वालों की 3 लाशें पड़ी छोड़कर तुम चिट्ठियां लेने आई हो। डॉक्टर मेरा सगे वाला नहीं था, शरद मेरा कुछ नहीं लगता था, और महासिंह कुछ लगता था। इसका मुझे अफसोस है। बढ़िया, चिट्ठियां। मैंने बड़ी सराफत से 5 चिट्ठियां उसे सौंप दी। उसने चिट्ठियों को चौकस किया और फिर बोली, कोई फोटोकॉपी तो नहीं रख ली? बड़ी नाशुक्री औरत हो, जवाब दो। किस लिए? कॉपी रखनी थी तो असली ना रख लेता। उसने उत्तर ना दिया। फिर उसने मेरे सामने चिट्ठियों का पुर्जा पुर्जा करके उड़ा दिया और बोली, शुक्रिया। तभी कॉल बेल बजी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो पाया कि अलेक्जेंडर आया था, अपने वादे के मुताबिक ठीक 12 बजे। वेलकम, मैं बोला। खोली। वो भीतर कदम रखता हुआ बोला। मैं बोला, मैं आएगा। मैं आया। थैंक यू बॉस। तब उसकी नज़र सोनाली पर पड़ी। ये कौन है? वो बोला। तुम्हें मालूम होना चाहिए बॉस। सूरत पहचानी हुई है, नाम नहीं याद। कौन है? सोनाली चौहान। चौहान, महासिंह की बीवी? बेवा। क्या किस्सा है? मैंने संक्षेप में वो किस्सा बयान किया जिसकी जानकारी उसे अगले दिन की अखबार पढ़ के ही होती। कमाल है, वो बोला। इतना कुछ हो गया? वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, ये यहाँ क्या कर रही है? अपनी कोई चीज़ लेने आई थी। मैं बोला, बस जा ही रही थी कि तुम आ गए। चीज़? हार? नहीं, वो तो तुम्हारी अमानत है मेरे पास। फिर क्या वांदा है? निकाल। ज़रूर, लेकिन ज़रा बोनस की झलक तो मिल जाए। ओह साला। मैं यूँ फरमाइशी अंदाज में हंसा जैसे गाली खा के बाग बाग हो गया था। लाया है, देता है। उसने जेब से 100 के नोटों की 2 गड्डियाँ निकाल कर मेरी तरफ उछाली, जिन्हें कि मैंने हवा में लपका। मैंने हार उसे सौंपा। उसने हार का मुआयना किया, ज़्यादा गौर से फिर मुआयना किया। उसके माथे पर बल पड़े। नकली है, मैं धीरे से बोला। उसने सक पकाकर सिर उठाया। उतनी कीमत का भी नहीं है जितनी रकम की तुमने इसकी बरामदी के लिए मुझे फीस और बोनस के तौर पर दी। इसकी बरामदी के लिए? यकीनन बॉस, तुम्हें वो हार चाहिए था जो कि शरद चौहान के पास था और जिसे लेकर वो बुधवार शाम को तुम्हारे पास आने वाला था। ठीक ठीक, वो हार यही है। आई स्वेयर बाय माई गॉड, वो हार यही है। नकली? हाँ। असली किधर है? पुलिस के पास। उधर से किधर जाएगा? महासिंह के वारिस के पास। जो कि? उसने सोनाली की तरफ देखा। ये है। हाँ, जो कि ये है। फिर क्या वादा है? वो सोनाली की तरफ घूमा। क्या नाम बोला तुमने अपना? सोनाली, वो बोली। सोनाली, इधर भी सोना। गुड। वो क्या है कि मेरे को महासिंह के एस्टेट से 20 लाख रुपया रिकवर करने का है। एस्टेट का होने वाला मालिक इस वक्त मेरे सामने है। धंधे की बात अभी हो जाए तो कैसा रहे? हो जाए, सोनाली बड़ी दिलेरी से बोली। लेकिन इधर नहीं। इधर क्या वांदा है? उसने एक तिरस्कारपूर्ण निगाह मेरे ऊपर डाली और बोली, नदी दो की नज़र लग जाती है। अलेक्जेंडर ने जोर का अट्टहास किया। मुझे बहुत खुशी हुई। अब उसके मेरे ऊपर फट पड़ने की संभावना नहीं के बराबर थी। अब उसे नया शक्ल मिल गया था। अब उसे मेरी तरफ तवज्जो देने की फुर्सत कहाँ थी। बढ़िया बढ़िया, वो बोला। एक बात बोल खोली। यस बॉस। जब मैं तेरे को फीस ऑफर किया, जब मैं तेरे को बोनस ऑफर किया, तब तेरे को मालूम था कि जोहार महासिंह का छोकरा मेरे पास लेकर आने वाला था वो नकली था? नहीं। झूठ बोलने का अंजाम जानता है? हाँ। फिर क्या वांदा है? फिर तो अपना काम किया, फीस कमाया, बोनस कमाया। क्या वांदा है? क्या वांदा है? ये शीशा मैं क्या करेगा? उसने हार मेरी तरफ उछाल दिया। तू ही संभाल इसे। मैंने हार लपक लिया। फिर मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज करके उसने सोनाली की पतली कमर में हाथ डाल दिया। सोनाली ने कोई एतराज़ ना किया। उसने यूं भवें उठाकर मेरी तरफ देखा जैसे मेरी खिल्ली उड़ा रही हो, जैसे ये जाहिर कर रही हो कि मेरे हाथ से माल निकल गया था। लेकिन वो मूड औरत क्या जानती थी कि मेरा माल तो होटल सोप्ती में मौजूद था। मेरी कबूतरी तो मेरे दड़बे में थी। गुटरगु शुरू करने के लिए तैयार, हिसाब किताब करने के लिए तैयार। अब तो कर्टेसी जॉन पी अलेक्जेंडर मेरे पास उसको देने के लिए एक गिफ्ट भी था जो कि नकली होते हुए भी कीमती था। बड़े अरमान से मैंने फ़ोन पर होटल सोप्ती का नंबर लगाया। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी सनसनीखेज, जानदार, शानदार, रोमांचकारी नॉवल का आखिरी पार्ट जिसका नाम था घातक गोली। ये नॉवल आपको कैसी लगी? मेरा नरेशन आपको कैसा लगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।